कोसेट, लैटिस और बूलियन अलजेब्रा के चैप्टर में हम लोग अभी तक 7 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना 8th टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस। ठीक है, 8th टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार आपको इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना। और आजकल तो MSQ आ रहे हैं ना, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन। मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन की क्या खास बात होती है भाई, उसमें हमेशा थ्योरी आती है लगभग, है ना। न्यूमेरिकल क्या पूछेगा मल्टी सेट क्वेश्चन में, एक न्यूमेरिकल के 2-3 आंसर थोड़ी हो सकते हैं, है ना। तो 2-3 आंसर आने का मतलब क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्योरी आ रही है। और थ्योरी में ये प्रॉपर्टीज आने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि सीधा सीधा पूछेंगे विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए लैटिस। तो 3-4 स्टेटमेंट आपको देखिए पूछ सकते हैं। ऐसे विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द केस ऑफ लैटिस, ऐसे 4 स्टेटमेंट देखिए आपसे पूछ सकते हैं। हो सकता है कि 4 के 4 फॉल्स हो, या 2 फॉल्स हो, या 3 फॉल्स हो, एंड सो ऑन। तो वही बात है भाई, आपको बहुत ध्यान से और बहुत आराम से प्रॉपर्टीज पढ़नी है। मैं आपको बता देता हूँ, टोटल हम लोग 10 प्रॉपर्टीज देखेंगे। और आपको शायद देख के डर लग रहा होगा कि भाई 10 प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा है, इतनी तो हमारे को याद नहीं रहेंगी, एंड सो ऑन। बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, उससे दूसरी निकालूंगा, फिर दूसरी से तीसरी निकालूंगा, तीसरी से चौथी निकालूंगा, एंड सो ऑन। तो एक प्रॉपर्टी याद होगी तो आपको 3-4 प्रॉपर्टी अपने आप से याद हो जाएंगी। तो उस बात की टेंशन मत लेना, मैं बहुत इंट्यूटिव स्टाइल में बहुत ध्यान से और आराम से इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप भी बहुत आराम से पढ़ना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार समझा रहा हूँ। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 1-2 बेसिक पॉइंट्स हैं, पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस स्टार्ट करूंगा। देखो, अगर आपको, क्योंकि ये सब चीजें मैंने को यूज करनी है प्रॉपर्टीज में, इसलिए मैं फटाफट से आपको रिवाइज कर देता हूँ। आपको सारे पॉइंट्स आते हैं, बट स्टिल फटाफट से एक बार रिवीजन करते हैं। देखो, पोसेट क्या होता था भाई, आपको याद होगा, पोसेट होता था हमारे पास कोई सेट ए है और एक रिलेशन आर है इस सेट ए पे। रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होनी चाहिए और ट्रांजिटिव होनी चाहिए, है ना। और ये जो सेट था ए, दिस सेट कैन बी एनी सेट, है ना। वही बात है, मैंने रफली समझाया था आपको, एम्प्टी सेट भी हो सकता है ये, है ना। बट वही बात है, उसको कोई खास मीनिंग नहीं निकलता, तो जनरली हम लोग नॉन एम्प्टी सेट लेके चलते हैं। खैर चीजें ये सब मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूँ, मैं आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने सिंपली बोल दिया एक सेट ए है और एक रिलेशन आर है, दिस सेट कैन बी एनी सेट। अच्छा जी, और जो रिलेशन आर है, दिस मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं भाई, पोसेट। अच्छा, ऐसे ही लैटिस, लैटिस क्या होता था भाई, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको बताया था अपोसेट। ठीक है, लैटिस एक पोसेट ही है। अपोसेट ए कॉमा आर इज लैटिस if and only if for every pair of elements, for every pair of elements GLB and LUB must exist, एग्जिस्ट तो करे ही करे, और एग्जिस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जिस्ट करे साथ साथ सेट ए को बिलोंग भी करे, है ना। ये जो सेट ए है, इस सेट ए को बिलोंग भी करना चाहिए, तो हमने प्रॉपर लिखा था मस्ट एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू ए। ठीक है, क्योंकि कई बार हो जाएगा कि वो एग्जिस्ट करेगी, जीएलबी और एलयूबी एग्जिस्ट करेगी किसी भी पेयर के लिए, लेकिन शायद वो सेट ए से बाहर चली जाए, है ना। तो फिर वो चीज हमें नहीं करनी, सेट ए के अंदर ही रखनी है। तो इसलिए हमने प्रॉपर लिखा, अपोसेट A, R is lattice if and only for every pair of elements GLB and LUB must exist and must belong to A। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, सब चीजें ऑलरेडी बता चुका हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन में बता रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, और वही बात है, क्योंकि एवरी पेयर वाली बात हमने कही थी ना, तो मैंने आपको बताया था जीएलबी और एलयूबी कोई जरूरी नहीं कि 2 एलिमेंट के लिए निकालें, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, जितने मर्जी के लिए निकाल सकते हो। मतलब किसी भी सबसेट, एनी सबसेट ऑफ सेट ए, ये जो सेट ए है, इस सेट ए का कोई भी सबसेट आप उठा सकते हो, उसके लिए हम लोग जीएलबी और एलयूबी निकाल सकते हैं। डेफिनेशन हमारी यही थी। बट लैटिस के केस में हम पेयर पे आ जाते थे, है ना, मतलब 2-2 एलिमेंट की बात करते थे। तो इसलिए फिर मैंने आपको बताया था इनका सिंबल भी है। जीएलबी के लिए हमारे पास सिंबल रहेगा ये, और एल सॉरी जीएलबी के लिए हमारा सिंबल रहेगा ये वाला, है ना, एंड टाइप, है ना, एंड टाइप। और एलयूबी के लिए हमारे पास सिंबल रहेगा ये और टाइप। याद होगा आपको, मैंने सिखाया था यू तो ये और, है ना, एल तो ये एल वाली बात आ रही है, तो ये एंड टाइप से बनेगा, और ये यू आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने आपको याद करने का तरीका भी सिखाया था, ये और सिंबल बनाना है आपको लाइक दिस। ठीक है, तो ये एलयू। अच्छा, और इसको जीएलबी को हम लोग क्या कहते थे भाई, मीट, और एलयूबी को हम लोग क्या कहते थे भाई, ज्वाइन, है ना। ऐसे ही एलयूबी को हम लोग सुप्रीमम भी कहते थे, और इसको जीएलबी को हम लोग इन्फीमम भी कहते थे, ना। ये सब चीजें ऑलरेडी बता चुका हूं, जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन में साथ साथ बोलता चला जा रहा हूं। अच्छा, अब वही बात है, सिंबल्स है ना, तो एक नया नोटेशन आती है हमारे पास लैटिस की। तो हम लैटिस को ना ऐसे रिप्रेजेंट कराते हैं, सेट ए, ये वही सेट ए हो गया जो पोसेट में था, वही सेट ए, और साथ साथ हम एंड और ये लिख लेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा मीट और ये हो गया हमारा ज्वाइन। तो सेट विद मीट एंड ज्वाइन, इस पूरे स्ट्रक्चर को
हम लोग लैटिस बोल देते हैं। तो एक नई नोटेशन आ गई आपके सामने लैटिस की और कुछ नहीं। इस नोटेशन का मैं यूज करूंगा प्रॉपर्टीज में, इसलिए मैंने आपको बताना था और इसलिए मैंने ये सारी कहानी आपके साथ दोबारा से रिपीट कर दी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। चलो अब हम आते हैं जी अपनी पहली प्रॉपर्टी पे। ठीक है जी, समझ गए ना। तो सेट ए विद मीट एंड ज्वाइन, दोनों चीजें मीट और ज्वाइन और सेट, ये तीनों चीजों को मिला करके हम लोग लैटिस बोल देते हैं। चलो ठीक है जी, अब हम आते हैं जी अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी पे। ठीक है जी, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारे पास कोई लैटिस है से ए ज्वाइन और मीट। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, इसको हमने लैटिस बोला हुआ है। हाँ जी, तो एक लैटिस है और मैं क्या कहता हूं कि फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू ए, मतलब जितने भी पेयर्स मिलेंगे एक्स और वाई के, एक्स वाई पेयर जितने भी ए को बिलोंग करते हुए मिलेंगे, क्या खास बात होनी चाहिए भाई, एक्स ज्वाइन वाई एक्स मीट वाई, मतलब x ज्वाइन y must belong to A and x meet y must also belong to A। और ये तो डेफिनेशन ही थी भाई, लैटिस की डेफिनेशन ही यही थी, तो मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूं। इसका मुझे आई थिंक कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, तो A ज्वाइन और मीट, ये हमारे पास एक यू कैन से लैटिस गिवन था। तो इस लैटिस में मैंने रफली लिखा है प्लीज, ठीक है, प्रॉपर नहीं लिख रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे। ये एक लैटिस है, लैटिस के लिए मैं क्या कह रहा हूँ भाई, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग टू ए, जितने भी एक्स वाई पेयर हमारे पास ए को बिलोंग करते हुए मिलेंगे, हर एक के लिए क्या होना चाहिए भाई, एक्स ज्वाइन वाई मस्ट बिलोंग टू ए, एक्स मीट वाई मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू ए। ठीक है जी, एक्स ज्वाइन वाई और एक्स मीट वाई दोनों ए को बिलोंग करते हुए मिलने चाहिए, और यही हमारी डेफिनेशन यही थी लैटिस की। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो मैंने काफी बार रिपीट कर दी, आपको क्लियर हो गई होगी। दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, और इसको मेरे ख्याल से क्या याद करने की जरूरत है, आपको समझ में आ रही है। और ये प्रॉपर्टी एज गेट एग्जाम में पुट हो सकती है भाई, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, सेकंड प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है भाई, वही ए ज्वाइन और मीट, ये हमारे पास एक लैटिस है, और मैं आपको कहता हूं कि इन दिस लैटिस GLB एंड LUB फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट इज यूनिक। ठीक है, GLB एंड LUB, तो मैं कैसे लिखूं इस चीज को, ये लैटिस है हमारे पास, तो मैं बोलता हूं कि चलो प्रॉपर लिख देता हूं, GLB एंड LUB for every pair of elements is unique। ठीक है, कोई भी पेयर ऑफ एलिमेंट आप पिक कर लो, GLB और LUB यूनिक मिलेगी, है ना, क्योंकि लैटिस है तो ऑब्वियसली बात है एग्जिस्ट करेगी, और साथ साथ वो यूनिक होगी। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि किसी पेयर के लिए 2-3 GLB मिल गई है, 2-3 LUB मिल गई, दिस इज नेवर पॉसिबल। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप इसको प्रूफ क्या करूं वैसे तो, बट स्टिल मैं बता देता हूं आपको, प्रूफ करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। जैसे कोई दो एलिमेंट्स है हमारे पास एक्स और वाई, ठीक है, तो अपर बाउंड है ना, यहाँ अपर बाउंड मतलब में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, अपर बाउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ऐसे ही लोअर बाउंड में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। एक्स और वाई दो एलिमेंट्स हैं, उनके अपर बाउंड में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे और लोअर बाउंड में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। और लीस्ट अपर बाउंड है ना, तो मतलब हमारे को कोई एक ऐसा एलिमेंट चाहिए, ये देखो जैसे ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सब से रिलेट कर रहा था, इसीलिए ये एलिमेंट क्या हो जाएगा भाई, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है, ये एक सेट है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स है ना अपर बाउंड में, तो इस सेट में से हम लोग सबसे लीस्ट एलिमेंट पिक कर रहे हैं। और आपको पता है भाई एलयूबी क्या है भाई, लीस्ट अपर बाउंड ना, और लीस्ट कहने का मतलब ये है कि हम यूनिक होएगा। दो या तीन लीस्ट एलिमेंट कैसे हो सकता है आपको पता है, नहीं पता, जरा सा भी डाउट हो तो प्लीज मेरे एक्सट्रीमल एलिमेंट ऑफ पोसेट का वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ, 2-3 पार्ट्स मैंने बनाए थे, एक्सट्रीमल एलिमेंट्स ऑफ पोसेट पार्ट 1 पार्ट 2, आई थिंक 2 पार्ट्स बनाए थे, सेकंड पार्ट में चेक करना, मैंने सारा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, प्लीज मेरे को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमारे पास जो लोअर बाउंड था, लोअर बाउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स थे, अब उनमें से, उन लोअर बाउंड में से मैं सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एलिमेंट पिक करने की कोशिश करूंगा। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होगा भाई, हर एक एलिमेंट इस ग्रेटेस्ट एलिमेंट से लिंक होगा, है ना, मतलब या रिलेट कर रहा होगा। तो ठीक है जी, ऑब्वियस सी बात है ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी सिर्फ एक मिलेगा, 2-3 कैसे मिल जाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। नहीं पता तो प्लीज आप मेरा एक्सट्रीमल एलिमेंट ऑफ पोसेट का वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी, तो मेन बात क्या आएगी भाई, जो GLB है, तो ये हो गया ना हमारा GLB। हाँ जी, तो GLB का मतलब क्या है भाई, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ग्रेटेस्ट कहते ही आप अपने आप से समझ गए होगे कि ये यूनिक होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे को और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे होगे अपने आप। ठीक है जी, चलो जी, अब हम आते हैं जी थर्ड प्रॉपर्टी पे। देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, देखो बहुत सिंपल है। थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है, हम मानते हैं कि x और y कोई दो एलिमेंट्स हैं लैटिस के अंदर जो कि रिलेटेड हैं।
ठीक है। अगर ये रिलेटेड है तो यहीं से ही मैं एक बड़ा बेसिक सा पॉइंट निकाल सकता हूं कि x ज्वाइन y बताओ मुझे क्या होगा, और x मीट y बताओ मेरे को जरा क्या होगा। ठीक है, x ज्वाइन y विल बी दिस y। ठीक है, सिमिलरली x मीट y विल बी दिस x। ये बड़ा बेसिक और बड़ा कॉमन सी बात है, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक्सट्रीमल एलिमेंट्स ऑफ कोसेट का वीडियो देखो, मैंने वहां एक्सप्लेन किया भी था जीएलबी और एलयूबी हम लोग कैसे निकालते हैं, उसकी शॉर्टकट जब मैं समझा रहा था वहां मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था, है ना। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा या नहीं पता तो मैं एक बार छोटा सा फटाफट से आपको प्रूफ देता हूँ, बिल्कुल बेसिक सा प्रूफ है, उससे फिर आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो x इज रिलेटेड टू y, तो x ज्वाइन y विल बी y एंड x मीट y विल बी x। देखो बहुत सिंपल बात है, ये देखो जैसे ऐसे समझो, हमारे पास अगर मैं हेसे डायग्राम की बात करूं तो ये x होगा और ये कहीं y होगा, या तो वही बात है कि हेसे डायग्राम में डायरेक्टली ये होंगे या फिर कोई पाथ जा रहा होगा x से y तक ऊपर ऊपर चल के। तो हम ऐसे भी सोच सकते थे कि x से चले कहीं कहीं कुछ कुछ चल के y आया होगा। ठीक है जी, तो ये है हमारा x और ये है हमारा y। ऐसे डायग्राम में मतलब x से y तक ऊपर ऊपर चल के पाथ होगा, तभी आपस में रिलेटेड होंगे। अच्छा, अब खास बात ये बताओ, जब मैं अपर बाउंड देख रहा हूँ तो अपर बाउंड में x और y की अपर बाउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे और साथ साथ y भी आएगा। इस बात को समझो आराम से। ठीक है, मैं थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाता हूं तब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। ये देखो मैं ऐसे बोलता हूं, अपर बाउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे इंक्लूडिंग y। इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? अपर बाउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, पता नहीं कितने होंगे, शायद बहुत सारे, मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बट y साथ में जरूर प्रेजेंट होगा। कॉमन सेंस की बात है, क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, x इज रिलेटेड टू y एंड y इज ऑल्सो रिलेटेड टू y। तो x और y दो एलिमेंट हैं, तो ये देखो मैं रफली बना रहा हूं डायग्राम, ये x है ये y है, तो मैंने एक बार और दोबारा y बना दे ताकि आपको मैं समझा सकूं। x भी y से रिलेट कर रहा है और y भी y से रिलेट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये y जो है ये अपर बाउंड में आएगा ना भाई, x और y की। कॉमन सेंस की बात है, इसमें क्या ज्यादा मैं बोलूं, जितना बोलूंगा उतना आप लोग कंफ्यूज हो गए। तो यहां से भी मैंने समझाया है x इज रिलेटेड टू y, y इज ऑल्सो रिलेटेड टू y, तो मतलब x और y दोनों y से रिलेट कर रहे हैं, तो मतलब y इज इन द अपर बाउंड ऑफ x एंड y। इतना समझ में आ गया? अच्छा जी, उसके बाद आगे ऊपर और बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बट खास बात क्या है, ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सारे के सारे एलिमेंट y से रिलेट जरूर कर रहे होंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब y शुड बी रिलेटेड टू ऑल दीज एलिमेंट्स। कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा आप सोचोगे तो समझ में आएगा क्यों y हर एक एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर y रिलेट नहीं करा, देखो हम x और y का अपर बाउंड निकाल रहे हैं ना, तो डेफिनेशन यही कहती थी, अपर बाउंड का मतलब क्या था, x और y दोनों जितने भी ऊपर एलिमेंट से रिलेट कर रहे होंगे वो सारे अपर बाउंड में आते थे, याद है कि नहीं? ये देखो ये x है और ये y है, ये देखो मैं दोबारा से बनाता हूँ, ये x है और ये y है, तो ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये x और y उस हर एक एलिमेंट से ऊपर रिलेट कर रहा होगा, है कि नहीं बात? अच्छा, अब सीधी सी बात है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है y रिलेट कर रहा है ना हर एक एलिमेंट से, तो यहाँ पे भी मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि y को हर एक एलिमेंट से रिलेट करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि y हर एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है और ऑब्वियस सी बात है x भी साथ साथ रिलेट करेगा यहाँ पे ऊपर हर एक एलिमेंट से, क्यों? क्योंकि ये तो बड़ी बेसिक सी बात है भाई, अगर y हर एक एलिमेंट से ऊपर रिलेट कर रहा है और x रिलेट कर रहा है y से, तो ट्रांसिटिविटी से x भी ऊपर हर एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो सीधी सी बात है भाई y से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे अपर बाउंड में आएंगे x और y के, इंक्लूडिंग y भी साथ में आएगा। अच्छा, अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि y हर एक एलिमेंट से ऑब्वियस सी बात है रिलेट कर रहा है, तो y लीस्ट एलिमेंट ना हो गया इसमें, और y लीस्ट एलिमेंट हो गया, यही तो मुझे चाहिए था, लीस्ट अपर बाउंड। हमारा काम खत्म। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। तो x और y विल बी y, सिमिलरली x एंड y विल बी x। ठीक है, तो x ज्वाइन y विल बी y, x मीट y विल बी x, y x मीट y विल बी x। ऑब्वियस सी बात है, अगेन सेम टू सेम बात मैं बोलूंगा। देखो भाई x रिलेट कर रहा होगा y से, या तो डायरेक्टली होंगे या फिर वही बात है ऐसे मतलब ऊपर ऊपर चल के पास आ रहा होगा x से y की तरफ। तो ठीक है, मैं एक बार डायग्राम दोबारा बना लेता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो ये देखो, चलो इसी डायग्राम में दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, अगर डायरेक्टली हैं ऐसे हैं रिलेट कर रहे हैं, या तो वही बात है, कंफ्यूज हो गए आप लोग, तो ऐसे ऐसे मैं पाथ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, x से y तक ऊपर ऊपर चल के पाथ जा रहा है, तो अब हमें लोअर बाउंड पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है जी, तो लोअर बाउंड में क्या होगा भाई, मैं कॉमन सेंस से समझाऊंगा, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे लोअर बाउंड में, इंक्लूडिंग दिस x। ठीक है, इंक्लूडिंग दिस x, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, एज्यूम कर रहा हूं बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लोअर बाउंड में, इंक्लूडिंग दिस x। ठीक है, ये x भी साथ है। अच्छा, अब ये x क्यों है लोअर बाउंड में, आप कॉमन से समझ पा रहे हो भाई,
x is related to x and x is related to y. x related to y तो हमारे पास गिवन ही है और x रिलेट कर रहा है ऑब्वियसली x से, क्यों? क्योंकि हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है ना। यहाँ पे भी मैंने शायद नहीं बात बोली बट आप समझ पा रहे हो y is related to y, कॉमन सेंस की बात है। y क्यों रिलेट करेगा y से? क्योंकि हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। क्यों रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? क्योंकि लैटिस क्या होता है, एक पोसेट ही होता है। पोसेट है तो इसका मतलब जो रिलेशन है दैट मस्ट बी व्हाट, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव तो है ही है ना, तो इसलिए y is related to y। सिमिलरली x is related to x, आई थिंक आप समझ पा रहे हो। x is related to x, x is related to y, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं भाई, ये देखो x और y से, x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि x और y दोनों से रिलेट कर रहा है। तो बस लोअर बाउंड का मतलब ही क्या होता था भाई, जो नीचे है इसका मतलब क्या है भाई, ये सारे के सारे एलिमेंट x और y दोनों से रिलेट करना चाहिए, है ना। तो ये देखो ये सारे एलिमेंट x और y दोनों से रिलेट कर रहे होंगे, इसलिए मैंने नीचे दिखाया इनको ऐसे डायग्राम में, रफली मैंने नीचे दिखाया इनको। ये ऐसे डायग्राम ऐसे बनाया नहीं है मैंने, जस्ट फॉर सेक ऑफ यू कैन से अंडरस्टैंडिंग में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ इंट्यूशन, मतलब सिर्फ इमेजिन करवा रहा हूं, कुछ नहीं। हाँ, तो अब मेन बात पे आओ भाई, देखो x भी है और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लोअर बाउंड में, है ना। अच्छा जी, तो अब खास बात क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं कि x हमारा इन सब में से ग्रेटेस्ट होगा। क्यों? कॉमन सेंस की बात है भाई, यहां पे बैठा हर एक एलिमेंट, ये देखो यहां पे बैठा हर एक एलिमेंट x से रिलेट करेगा, और ऑब्वियस सी बात है अगर x से रिलेट नहीं करेगा तो फिर लोअर बाउंड कैसा हुआ भाई। लोअर बाउंड का मतलब ही क्या होता था, याद है कि नहीं? ये देखो जैसे मैं आपको कहता हूं कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि लोअर बाउंड में है x और y के, तो इसका मतलब यहां पे बैठा हर एक एलिमेंट x और y दोनों से रिलेट करेगा ना भाई। यहाँ पे बैठा हर एक एलिमेंट x और y दोनों से रिलेट करेगा, तो बस ठीक है जी। तो मैं यहाँ क्या कहूंगा, यहाँ पे बैठा हर एक एलिमेंट x और y दोनों से रिलेट करेगा, बट मैं x से रिलेट करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि x से रिलेट करते ही ट्रांसिविटी से हम प्रूव कर जाएंगे कि x इज रिलेटेड टू y, तो वही बात है, x से रिलेट कर गया तो y से अपने आप से कर गया। ठीक है, तो मेन बात क्या है भाई, यहाँ पे बैठा हर एक एलिमेंट x से रिलेट करेगा, बस वही भी बात हमारी खत्म। ये तो एग्जैक्टली डेफिनेशन थी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। लोअर बाउंड में एक हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिससे हर एक लोअर बाउंड में बैठा एलिमेंट रिलेट कर रहा है ना। लोअर बाउंड के अंदर ही हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिससे लोअर बाउंड का हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है, और वही हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता था, आपको याद हो। तो बस डायरेक्टली मैं प्रूव कर गया कि x मीट y शुड बी x, ठीक है, x मीट y शुड बी x, x ज्वाइन y शुड बी y। आई थिंक क्लियर होगा सबको, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक सी बातें थी, बहुत बेसिक पॉइंट्स थे, बट स्टिल मैंने आपको थोड़ा अच्छे से समझाया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, आप देखो इसी प्रॉपर्टी से एक बड़ा ब्यूटीफुल मैं आपको एक और प्रॉपर्टी निकाल के दिखाता हूँ। देखो मैंने अभी आपको समझाया ये चीज, है ना, मैं इधर करता हूँ, ठीक है। हाँ यार, आधा थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। हाँ जी, तो देखो मैं ऐसे बोलूंगा x इज रिलेटेड टू y, तो यहां से हमने क्या बोल दिया था भाई, x ज्वाइन y इज y, x मीट y इज y। यहीं से ही मैं यहाँ क्या कह सकता हूं, अगर x रिलेट कर रहा है x, और ऑब्वियसली बात अभी x रिलेट करेगा x से, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। हाँ जी, x रिलेट करेगा x से, तो मैं यहीं से क्या बोलूंगा भाई, x ज्वाइन x विल बी इक्वल टू व्हाट, ये राइट हैंड साइड वाला, ये देखा था ना मैंने, x रिलेटेड टू y, तो y राइट हैंड साइड में था, तो मैं वही पकड़ के लाया था। ऐसे ही राइट हैंड साइड में क्या है जी, x, ठीक है, वही लिख दिया मैंने। और साथ साथ मैं क्या बोलूंगा जी, x x मीट x दैट विल बी ऑब्वियसली x, क्यों? क्योंकि ये वाला लेफ्ट वाला x उठा करके मैं यहाँ ले जाऊंगा। कॉमन सेंस की बात है भाई, ये देखो इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं, x रिलेट कर रहा था y से, तो हमने x ज्वाइन y में क्या बोला था भाई, राइट वाला, और ऐसे ही x मीट y में मैंने क्या बोला था भाई, लेफ्ट वाला। तो वही बात है, बस मैंने राइट वाला और लेफ्ट वाला पिक कर लिया। तो डायरेक्टली मैं कहना चाहता हूँ भाई, x और x इज x, x एंड x इज x। ये आपको लॉ आई थिंक पता होगा, अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक क्लियर है, मैंने लॉजिक के पहले इसमें सारा बता रखी है ये सब चीजें, है ना। तो डायरेक्टली मैं एक नया लॉ बना के ले आया यहाँ से, ठीक है जी। ये समझ में आ गया ना सबको? बस अब मैं इस लॉ का नाम लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है जी। ओके, तो आते हैं हम अपने वापस फोर्थ प्रॉपर्टी पे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या बन जाएगी जी, x और x इज इक्वल टू x, x एंड x इज इक्वल टू x, और ये होता है जी हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉ। आई थिंक नाम आपको याद आ रहा होगा, लॉजिक में मैंने बता रखा है ना, आइडेम्पोटेंट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सीधा सीधा गेट एग्जाम में पुट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो डायरेक्टली मैंने आपको इसका प्रूफ भी साथ साथ कर दिया, ठीक है जी। सो दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ, ओके, माइंड में रखना। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। देखो अभी हमने क्या देखा था भाई, हमने माना था कि x रिलेट कर रहा है y से, तो ये सब आ रहा था। अब मैं एक छोटा सा लॉ आइडेंटिटी आपको और दिखाता हूं। मैं एज्यूम करता हूं
कि x और y आपस में रिलेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो सिनेरियो कैसा होगा भाई, ऐसा x इधर होगा और y इधर होगा, x ऐसे डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, x और y ऐसे होंगे, और ऊपर यहां हमने क्या दिखाया होगा भाई, x ज्वाइन y, और नीचे हमने क्या दिखाया होगा भाई, x मीट y, ठीक है, ये दिखाया होगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको यही प्रॉपर्टी बता के आया हूं कि अगर x और y रिलेट कर रहे हैं तो x और y विल बी y, x एंड y विल बी x, बस। तो मतलब ये चीज समझ में आ गई ना, x रिलेटेड टू y, ऐसे डायग्राम की हेल्प से मैं समझू तो राइट हैंड साइड वाला x और y आएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला x एंड y आएगा, है ना। मतलब ज्वाइन जो होगा वो राइट वाला होगा, मतलब बड़े वाला, और जो मीट होगा वो छोटे वाला होगा, मतलब लेफ्ट वाला होगा, बस। अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा क्या, देखो बड़ी बेसिक सी बात, यहीं से हम क्या बोलेंगे जी, x एंड x, सॉरी पहले मैं पहले बेसिक बेसिक पॉइंट लिखता हूं फिर लॉ पे आऊंगा। हाँ जी, तो क्या मैं बोलूंगा कि x शुड बी रिलेटेड टू x और y, कॉमन सेंस की बात है ना, ये तो देखते नजर आ रहा है, इसमें क्या मैं आपको समझाऊं, x इज रिलेटेड टू x और y। अच्छा जी, उसके बाद फिर साथ साथ हम क्या कहेंगे, y शुड बी रिलेटेड टू x और y, है ना। ये तो ऐसे डायग्राम में देखते समझ में आ रहा है आपको, इसका मेरे को मेरे को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, x शुड बी रिलेटेड टू x और y, ऐसे डायग्राम में देखते समझ में आ रहा है। और ऑब्वियस बात है भाई, ये ज्वाइन है ना, तो मतलब लीस्ट अपर बाउंड है, अपर बाउंड का मतलब भी क्या होगा कि x और y दोनों इससे रिलेट कर रहे हैं, तो वो चीज मैंने लिख दी, x इज रिलेटेड टू x और y, y इज रिलेटेड टू x और y, है ना। x और y क्या है अभी, अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है x और y का, तो अब है तो अपर बाउंड ना, लीस्ट है तो कोई बात नहीं, बट है तो अपर बाउंड, अपर बाउंड है तो x और y दोनों से रिलेट करेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे ये चीज भी लिख सकते थे, एंड हम क्या लिख सकते थे भाई, x एंड y शुड बी रिलेटेड टू x, x एंड y शुड बी रिलेटेड टू y। सीधी सी बात है भाई, लोअर बाउंड है ना ये, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है x एंड y, है तो लोअर बाउंड, लोअर बाउंड है तो मतलब क्या होगा भाई, x एंड y x से भी रिलेट करेगा, x एंड y y से भी रिलेट करेगा, ठीक है जी। तो ये होगी जी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, बड़ी सिंपल, मेरे ख्याल से मेरे को इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, तो ये चीज मैंने वैसे रफली क्या बोला भाई, एक्स रिलेट नहीं कर रहा y से, तो है ये। अच्छा, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली अगर x रिलेट कर रहा होगा y से तो ये प्रॉपर्टी ट्रिवियली ट्रू हो जाएगी, ट्रिवियली ट्रू, ट्रिवियली ट्रू मतलब इन द सेंस बेसिक सी बात होगी, बिल्कुल फालतू की बात हो जाएगी, क्यों, x और y अगर आपस में रिलेट कर रहे हैं तो आपको पता है जी, x अगर y से रिलेट कर रहा होगा तो x और y, या यू कैन से x ज्वाइन y इज y ओनली, ये चीज याद है कि नहीं, ऊपर बताया मैंने, अगर x और y रिलेट कर रहे हैं तो x ज्वाइन y विल बी इक्वल टू व्हाट, y, और x ज्वाइन y यहाँ पे मैं क्या भर दूंगा, y, तो x इज रिलेटेड टू y, x इज रिलेटेड टू y, और वही x इज रिलेटेड टू y, वापस का वापस वही आ गया, तो इसमें क्या बात आपको समझ आई, ऑब्वियस ही बात है, इसलिए मैंने बोल दिया ट्रिवियली ट्रू होगा, ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो x ज्वाइन y इज y ओनली, x अगर y से रिलेट कर रहा है तो x ज्वाइन y इज y ओनली, जरा सा भी डाउट है ना, ये देखो ऊपर मैंने दिखा रखी है आइडेंटिटी, x रिलेटेड टू y, x ज्वाइन y इज y ओनली, हाँ जी, तो राइट वाला, सीधी सी बात है, ज्यादा इसमें टेंशन मत लिया करो आप, थोड़ा सा भी आप सोचोगे तो समझ में आएगा, x और y आपस में रिलेट करें, मतलब x इधर होगा y इधर होगा, y ऊपर होगा x नीचे होगा, ऐसे डायग्राम ऐसे सोच लो, x नीचे होगा y ऊपर होगा, तो x ज्वाइन y, जब मैं कहूंगा ज्वाइन मतलब ऊपर वाला, है ना, और मीट मतलब नीचे वाला, बस आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो x रिलेटेड टू y में ये प्रॉपर्टी चारों की चारों ट्रिवियल ट्रू हो जाएंगी, पहली प्रॉपर्टी तो आपको देखते समझ में आ रही है, x ज्वाइन y इज y ओनली, तो x इज रिलेटेड टू y, तो ऑब्वियस ही बात है, पहले मैंने दे रखी है तो ये चीज ऑब्वियस होगी। दूसरी बात वही बात है, x ज्वाइन y इज y ओनली, तो y इज रिलेटेड टू y, ये आपको पहले से ही पता है, y और y तो रिलेट करता है, क्यों, क्योंकि हमारी ये जो लेटिस है दिस इज पोसेट, पोसेट है तो फिर जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है वो फॉलो करेगी, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, रिफ्लेक्सिविटी के कारण ये चीज प्रूव आ जाएगी। सिमिलरली x एंड y इज रिलेटेड टू x, मैं ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए, x मीट y शुड बी रिलेटेड टू x, है ना, और x मीट y शुड बी रिलेटेड टू y, और अगर x इज रिलेटेड टू y तो आप मुझे बताओ जरा x मीट y क्या होता था भाई, x याद होगा आपको, तो x इज रिलेटेड टू x, वही बात है रिफ्लेक्सिविटी डायरेक्टली प्रूव्ड, और x एंड y इज x ना, मतलब x मीट y इज x नीचे वाला, x मीट y इज x, तो x इज रिलेटेड टू y, ऑब्वियस बात है, पहले मैं क्या कह बैठा x रिलेटेड टू y, तो कोई नई बात नहीं है, तो x इज रिलेटेड टू y होगा तो ट्रिवियल हो जाएगा, और अगर x इज रिलेटेड टू y नहीं हुआ तो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ऐसे डायग्राम के थ्रू इस बात को प्रूव कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। हाँ, अब ये तो बेसिक सी प्रॉपर्टी थी, अब आएगी मेन बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब देखो जो मेन बात क्या आएगी, देखो मैं यहीं से ही एक बड़ा ब्यूटीफुल लॉ निकाल के लाऊंगा, देखो ब्यूटीफुल लॉ क्या है, मैं थोड़ा सा एक बार इसको ऊपर कर लेता हूं, और सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम लोग अब देखने वाले हैं,
ठीक है, हाँ जी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी अब हम लोग देखने वाले हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, ये जरा मुझे समझाओ। एक्स और वाई ये आपस में रिलेटेड है ना, ये मैंने अभी आपको समझाया है। तो एक बार जरा मुझे ये समझाओ, अगर मैं ये बोलूं आपको एक्स एंड एक्स और वाई, ये बताओगे जरा मुझे क्या आएगा। और सिमिलरली आप जरा मुझे समझाओ एक्स एंड वाई और एक्स, ये क्या आएगा। देखो एक्स ज्वाइन सॉरी एक्स मीट एक्स ज्वाइन वाई, एक्स ज्वाइन वाई, और ये देखो सीधी सी बात है भाई, एक्स और एक्स, ये देखो एक्स और एक्स ज्वाइन वाई ये आपस में रिलेटेड है कि नहीं है। एक्स और एक्स ज्वाइन वाई आपस में रिलेटेड है ना, तो पक्की बात है भाई, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, इनका मीट। मीट का मतलब क्या होगा, नीचे वाला मतलब क्या होगा, सीधे सीधा एक्स, दैट्स इट। इसमें मेरे ख्याल से क्या मैं बोलूं आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, दिस विल बी ऑब्वियसली एक्स। वाई, क्योंकि एक्स एंड वाई और एक्स ये देखो आपस में रिलेटेड है कि नहीं है। देखो एक्स मीट वाई और एक्स ये आपस में रिलेटेड है, ऐसे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। तो अगर मैंने इनका ज्वाइन निकाला तो ज्वाइन क्या होगा भाई, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला मतलब क्या, एक्स। तो सीधी सी बात है, हमने वही लिखा है। ठीक है जी, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। अच्छा, अब एक एक लॉ मेरे मन में अभी और आ रहा है, उसके बाद मैं इस लॉ का नाम बताऊंगा, ऐसे मैं इमीडिएटली नहीं बता सकता। देखो ये सेवंथ लॉ पहले मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो सेवंथ क्या है भाई, ये चीज बहुत ऑब्वियस है, एक्स और वाई दैट विल बी इक्वल टू वाई और एक्स, एक्स एंड वाई दैट विल बी इक्वल टू वाई एंड एक्स। में वही बात है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, पता नहीं क्यों, और एंड क्योंकि लॉजिक वाला है वो मेरे दिमाग में चलता रहता है। एक्चुअली एक्स ये क्या है भाई, एक्स ज्वाइन वाई, और ये क्या है भाई, एक्स मीट वाई। तो एक्स ज्वाइन वाई इज इक्वल टू वाई ज्वाइन एक्स, ऑब्वियस ही बात है भाई। ये देखो एक्स ज्वाइन वाई है ना, मैं इसको बोलूंगा क्या भाई, ज्वाइन का मतलब क्या होगा भाई, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एक्स कोमा वाई, ये है ये चीज। अच्छा ये क्या है जी, ये है जी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ वाई कॉमा एक्स। तो ये दोनों सेम ही तो होंगे, क्योंकि सेट है, एक्स वाई सेट हो या वाई एक्स हो, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। देखते हैं, ऑब्वियस ही बात है, मैं इसको प्रूव ही क्यों कर रहा हूं, आपको अपने से समझ में आ रहा होगा। और इस लॉ का नाम क्या होता है भाई, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। अच्छे से मैं लिख देता हूं एक बार। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अच्छा अब इस लॉ का मैं यूज ऊपर करता हूं। ये देखो एक्स एंड वाई और एक्स था ना, मतलब एक्स मीट वाई ज्वाइन एक्स था। तो मैं इस चीज को अगर ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, एक्स और एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स, आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये दोनों, इन दोनों लॉज को हम लोग बोलते हैं जी एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ क्लियर, क्योंकि एब्जॉर्ब कर गया, एक्स मीट एक्स ज्वाइन वाई इज एक्स, तो एक्स ज्वाइन वाई को एक्स खा गया, एब्जॉर्ब कर गया। लॉजिक में सारा समझा रखा है भाई, आपको याद आ रहा होगा। ऐसे ही एक्स, ये ब्रैकेट लगा देता हूं भाई, सॉरी फॉर दैट, ब्रैकेट हमें लगानी चाहिए थी। हाँ, तो एक्स ज्वाइन एक्स मीट वाई, तो एक्स मीट वाई को एक्स खा गया, तो इसलिए ये एक्स आ गया है ना। तो वही बात है, इसको हम एब्जॉर्प्शन लॉ कह रहे हैं। विद प्रूफ में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, प्लीज मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो ये हो गए जी हमारे टोटल अब तक 7 लॉज, आपको आई थिंक ये सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है जी, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट लॉ पे। ठीक है, नेक्स्ट लॉ देखो, एट्थ या रादर प्रॉपर्टी देखो, एट्थ प्रॉपर्टी पे अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। देखो जी एट्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, मैं आपको कहता हूं कि ए रिलेट कर रहा है बी से और सी रिलेट कर रहा है डी से। मैंने एज्यूम कर लिया ए रिलेट कर रहा है बी से, सी रिलेट कर रहा है डी से, तो यहां से मैं कंक्लूजन में आपको बोल सकता हूं कि ए और सी विल बी रिलेटेड टू बी और डी। ठीक है, मतलब ए ज्वाइन सी विल बी रिलेटेड टू बी ज्वाइन डी, और साथ साथ इसी से ही मैं एक कंक्लूजन ये भी दे सकता हूं कि ए ज्वाइन सी, सॉरी ए मीट सी, सॉरी फॉर दैट, ए मीट सी मस्ट बी रिलेटेड टू बी मीट डी। ये भी बड़ा बेसिक सा लॉ है और बहुत जगह शायद आगे यूज हो सकता है, इस पे स्टार मार्क कर लेना भाई। ठीक है, तो ये चीज माइंड में अच्छे से फिट करके रखनी है। प्रूफ बहुत सिंपल है, प्रूफ में अभी आपको देता हूं, देखो सिंपल बात है एकदम। तो एक कंक्लूजन वाली बात समझ रहे हो ना, मतलब लॉ ऐसे आई है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड सी इज रिलेटेड टू डी, देन ए मीट सी शुड, सॉरी ए मीट सी शुड बी रिलेटेड टू बी मीट डी, एंड ए ज्वाइन सी शुड बी रिलेटेड टू बी ज्वाइन डी। ठीक है, ये है लॉ।
मैं एक बार लिख देता हूं प्रॉपरली, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ढंग से लिख देता हूं। मैं ऐसे बोलूंगा कि इफ A is related to B and C is related to D in lattice A join meet, then A join C should be related to B join D and A meet C should be related to B meet D। ये स्टेटमेंट वाइज मैंने लिख दिया लॉ, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तारे बना लो। आप देखो इसका प्रूफ, बहुत सिंपल प्रूफ है। ये देखो मैंने ऊपर क्या समझाया आपको, ए रिलेट कर रहा है बी से, सी रिलेट कर रहा है डी से। तो ऐसे डायग्राम की हेल्प से हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की। ये देखो जैसे ऐसे समझ लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है जी। सिमिलरली ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जो इनका जो यू कैन से ज्वाइन होगा, ए सी का ज्वाइन होगा, ए और सी, ये शायद कहीं यहां होगा, ठीक है। ए और सी यहां होगा। एक बार मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं यहां से। चलो, हाँ जी, तो ये यहां होगा। अच्छा, ऐसे ही ये इधर होगा कहीं, ठीक है ना। बी और डी का ज्वाइन ऊपर होगा। हाँ जी, तो ये मैंने बना दिया पी और टी, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे कि ए और सी शुड बी रिलेटेड टू बी और डी, मतलब ए ज्वाइन सी शुड बी रिलेटेड टू बी ज्वाइन डी। कैसे प्रूव करें? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको अपने आप से समझ में आएगा। देखो मैं कैसे प्रूव करता हूँ इस चीज को। मैं ऐसे कहूंगा, क्योंकि देखो B इज रिलेटेड टू बी ज्वाइन डी, डी इज रिलेटेड टू बी ज्वाइन डी। ऑब्वियस सी बात है भाई, ऊपर है, आपको पता ही, मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूं आपको। अच्छा, और साथ साथ आपको ये भी पता है कि A इज रिलेटेड टू B, और साथ साथ आपको ये भी पता है कि C इज रिलेटेड टू D। अब देखो ट्रांसटिविटी से इन दोनों को पकड़ो, ठीक है, इन दोनों को पकड़ो अच्छे से। हाँ जी, तो जब आपने इन दोनों को पकड़ा, वही बात है भाई, मैं सर्कल वर्कल बनाता रहता हूँ, ढंग से बनते तो है नहीं, तो मैं एक बार इस चीज को हटा ही देता हूँ, है ना। हाँ, तो मैं कहता हूँ, ये देखो मैंने इसको पकड़ा, B इज रिलेटेड टू बी ज्वाइन डी, और A इज रिलेटेड टू B। तो A इज रिलेटेड टू B है, B इज रिलेटेड टू B ज्वाइन D है। तो इन दोनों से मैं कंक्लूजन में क्या बोल सकता हूँ कि A इज रिलेटेड टू B ज्वाइन D। कॉमन सेंस की बात है। अच्छा जी, D इज रिलेटेड टू B ज्वाइन D, C इज रिलेटेड टू D। तो इन दोनों से ट्रांसटिविटी से मैं क्या कह देता हूँ, देखो C इज रिलेटेड टू D, D इज रिलेटेड टू B ज्वाइन D। तो पक्की बात है भाई, C इज रिलेटेड टू व्हाट, बी ज्वाइन डी। ये बात समझ आ रही है। तो अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं कि ए भी रिलेट कर रहा है बी ज्वाइन डी से, और सी भी रिलेट कर रहा है बी ज्वाइन डी से। तो पक्की बात है भाई, बी ज्वाइन डी इज अपर बाउंड ऑफ ए एंड सी। ये कहने में किसी को कोई डाउट? बी ज्वाइन डी इज अपर बाउंड ऑफ ए एंड सी। अच्छा जी, तो बस अब लगभग मेरा काम खत्म। अब एक बात जरा मुझे समझाओ, ए ज्वाइन सी, ए ज्वाइन सी क्या है भाई? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एंड सी। क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड है ए ज्वाइन सी, और बी ज्वाइन डी अपर बाउंड में आ रहा है। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है भाई? अपर बाउंड में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन हर एक से ये लीस्ट अपर बाउंड रिलेट होता था, याद है कि नहीं? ये देखो, जैसे अगर मैं आपको ये कहूं, ये देखो डायग्रामेटिकली समझो, ये बैठा है, ये बैठा सी। तो अब ये जो है ना, ए ज्वाइन सी, ये एक एलिमेंट होगा कोई, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे अपर बाउंड में। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है अपर बाउंड में और सी की, क्या खास बात है भाई? ए और सी दोनों इन सब एलिमेंट से रिलेट कर रहे होंगे, समझ पा रहे हो ना? ये ए और सी दोनों इन सभी एलिमेंट से रिलेट कर रहे होंगे। बट इनमें से एक बड़ा स्पेशल एलिमेंट है ये ए ज्वाइन सी। ए ज्वाइन सी एक बड़ा स्पेशल एलिमेंट है। ये क्या खास मतलब? ये सबसे लीस्ट है, इससे लीस्ट है मतलब इन सब से रिलेट कर रहा है। और मैं अभी आपको समझाती हूँ, बी और डी या बी ज्वाइन डी इज इन अपर बाउंड ऑफ ए एंड सी, मतलब ये जितने एलिमेंट्स है ना, इन सब में से, ये देखो ये जितने एलिमेंट्स है इन सब में से एक एलिमेंट बी ज्वाइन डी भी है। तो पक्की बात है भाई, ये ए ज्वाइन सी बी ज्वाइन सी से, सॉरी बी ज्वाइन डी से क्यों नहीं रिलेट करेगा? आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ए ज्वाइन सी बी ज्वाइन डी से क्यों नहीं रिलेट करेगा? आप मुझे समझाओ। ऑब्वियस ही बात है, ज्वाइन करेगा, रिलेट करेगा, करेगा क्यों?
क्योंकि ये लीस्ट अपर बाउंड है ना, और ये अपर बाउंड में आ रहा है। लीस्ट का मतलब ये है, लीस्ट का मतलब ये हर एक एलिमेंट से, अपर बाउंड में हर एक एलिमेंट से रिलेट हो रहा होगा। तो ए ज्वाइन सी विल बी रिलेटेड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द अपर बाउंड ऑफ ए एंड सी, और अपर बाउंड में बी ज्वाइन डी बैठा है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या प्रूव करेंगे भाई, हम प्रूव करेंगे कि ए ज्वाइन सी इज रिलेटेड टू बी ज्वाइन डी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा जी, अब हमारे को दूसरी बात प्रूव करनी है। दूसरी बात क्या है भाई, ए रिलेट कर रहा है बी से, सी रिलेट कर रहा है डी से, तो ए मीट सी शुड बी रिलेटेड टू बी मीट डी। देखो अगेन वेरी वेरी सिंपल पॉइंट। देखो मैं आपको इसको ऐसे प्रूव करता हूं। ये देखो वही वही चीज हम मानेंगे, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो मीट, बी मीट डी, ये नीचे कहीं जाके होगा, ठीक है, बी मीट डी, ठीक है, ओके। बी मीट डी नीचे है, ऐसे ही ए मीट सी नीचे होगा, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो अब बताओ मेरे को, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये ए मीट सी शुड बी रिलेटेड टू बी मीट डी, है ना, जैसे हमने यहां किया था। यहाँ पे भी हमने, सॉरी, हमने यहाँ पे भी यही चीज करी थी, बस ये पहले ज्वाइन दिखाया है, अब मैं मीट में दिखा रहा हूं। तो ए ज्वाइन सी वाज रिलेटेड टू बी ज्वाइन डी। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, ए मीट सी शुड बी रिलेटेड टू बी मीट डी, है ना, ये देखो हमने लॉ में भी ये चीज लिखी हुई है। तो बताओ भाई कैसे प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगेन बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था। देखो मैं यहां से इसको ऐसे शुरुआत करूंगा, ट्रांसिटिविटी वाली बात मैं ऐसे बोलूंगा, ए मीट सी शुड बी रिलेटेड टू ए। ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं इसमें क्या बोलूं, प्लीज, मैं पहले ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं, प्रीवियस प्रॉपर्टीज देखो ऊपर, नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है जी। ए मीट सी इज रिलेटेड टू ए, ऐसे ऐसे डायग्राम में भी देखते हैं, आपको समझ में आ रहा है ना, ए मीट सी इज रिलेटेड टू ए। अच्छा, और साथ साथ हम क्या कहेंगे जी, ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है, ये तो ऐसे डायग्राम में गिवन ही था, मैं ऐसे डायग्राम में तो गिवन ही था। अच्छा, तो यहीं से ही मैं क्या पॉइंट निकालूंगा भाई, ए एंड सी या ए मीट सी इज रिलेटेड टू बी, है ना। अच्छा, सिमिलरली अब मैं क्या बोलूंगा भाई, ए मीट सी इज रिलेटेड टू सी एंड सी इज रिलेटेड टू डी, ये हमें गिवन है। तो यहां से हम क्या पॉइंट निकालेंगे जी, ए मीट सी, ठीक है, ए मीट सी, हाँ जी, ए मीट सी शुड बी रिलेटेड टू डी। वो ट्रांसिविटी, आई थिंक समझ पा रहे हो, कॉमन सेंस की बात है। मेरे ख्याल से मेरे को ये सब करना भी नहीं चाहिए था, ऐसे डायग्राम में देखते आपको समझ आ रहा होगा कि ए मिड सी इज रिलेटेड टू बी, ए मिड सी इज रिलेटेड टू डी, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने बोल दिया, ताकि आपको किसी को कोई कंफ्यूजन आए। जिनका माइंड थोड़ा सा तेज चलता है वो फटाफट से वैसे ही बता जाएंगे, बट वही बात है, मेरे को हर एक स्टूडेंट को कंसिडर करके चलना है, तो इसलिए मैंने स्लो स्लो कर दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। अच्छा जी, बस अब एक बात मैं यहीं से क्या बोलूंगा भाई, यहां से ए मीट सी इज रिलेटेड टू बी, ए मीट सी इज रिलेटेड टू डी, तो पक्की बात है भाई, ए मीट सी इज इन द लोअर बाउंड ऑफ बी एंड डी। इसे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, डेफिनेशन भी यही कहती थी। तो हम क्या कहेंगे कि ए मीट सी इज एल बी ऑफ बी एंड डी, ठीक है, या अगर अच्छा बोले तो इज इन एल बी, लोअर बाउंड एक सेट होता था ना, तो उसका एक मेंबर है, ठीक है जी। थोड़ा अच्छे से लिखे तो ए मीट सी बिलोंग टू एल बी ऑफ बी एंड डी, ठीक है, थोड़ा ब्यूटीफुल लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। बिलोंग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एल बी तो बहुत बड़ा सेट होगा ना, लोअर बाउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो ए मीट सी मस्ट बिलोंग टू एल बी। सिमिलरली ऊपर भी मैं ये लिख देता हूं, शायद आपको कंफ्यूजन ना आ रहा हो। ये चीज मैंने बोलती ना कि बी और डी इज अपर बाउंड ऑफ ए एंड सी, इसकी वजह हमें बोलना चाहिए था कि बी और डी बिलोंग टू, ठीक है, ये ब्यूटीफुल है, प्रॉपर मैथमेटिकल, प्योर मैथमेटिक्स तो यही कहेगी, है ना। रफली मैंने जो मर्जी लिख दिया हो, सॉरी फॉर दैट, बट अब एक्चुअल फॉर्मल मैथमेटिक्स तो यही कहेगी कि बी और डी शुड बिलोंग टू अपर बाउंड, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, क्यों कह रहा हूं मैं, अपर बाउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसलिए, ठीक है जी। आओ वही वापस, हाँ जी, तो ए एंड सी बिलोंग टू लोअर बाउंड ऑफ बी एंड डी, और साथ साथ आपको पता है कि बी एंड डी या बी मीट डी इज GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी एंड डी, है कि नहीं। अब ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता था भाई, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होगा भाई, हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होंगे लोअर बाउंड में, सारे के सारे उस ग्रेटेस्ट एलिमेंट से रिलेट करेंगे। तो पक्की बात है भाई, ए एंड सी शुड रिलेट टू बी एंड डी, ठीक है जी। तो ए एंड सी शुड रिलेट टू बी एंड डी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जरा सा भी डाउट आया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फटाफट से आपको समझाता हूँ। ये देखो भाई, ये बैठा है ए, ये बैठा है जी, चलो बी डी लेते हैं, ठीक है, ये बैठा है बी, ये बैठा है डी। अच्छा जी, अब खास बात क्या है जी, ये है जी हमारे पास बी एंड डी,
ठीक है, मतलब लोअर बाउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूं एक बारी। हाँ जी, हाँ, तो ये है जी बी एंड डी, ये वाला एलिमेंट। ठीक है, लोअर बाउंड में अब बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, मैं मानता हूं बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लोअर बाउंड में। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में से वो सब एलिमेंट इससे जरूर रिलेट कर रहे होंगे। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि बी एंड डी इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी एंड डी ना। तो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होगा भाई? जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी से रिलेट करेंगे। अब आप ये चीज भी देख चुके हो भाई, ए एंड सी इज ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट इन दिस सेट। ए एंड सी बिलोंग टू लोअर बाउंड ऑफ बी एंड डी ना, तो बी एंड डी के लोअर बाउंड को ए एंड सी बिलोंग कर रहा है। तो ए एंड सी भी इन सभी एलिमेंट में से कोई ना कोई एक एलिमेंट है, तो पक्की बात है वो क्यों नहीं रिलेट करेगा बी एंड डी से? 100% करेगा। तो ए एंड सी इज रिलेटेड टू बी एंड डी। आई थिंक क्लियर होगा सबको। बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी थी, ये आपको माइंड में फिट करके रखनी है। हमने प्रूव भी कर दी और एज इट इज गेट एग्जाम में आ सकती है। प्लीज ध्यान रखना, भी तारे बना लो इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बना भी दिए, बट स्टिल एक दो और बना देता हूँ ताकि आप माइंड में फिट कर लो। ठीक है जी, तो ये होगी जी हमारी 8th प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी 9th प्रॉपर्टी पे। ठीक है, ओके। अब देखो जी हमारी 9th प्रॉपर्टी। 9th प्रॉपर्टी एक लॉ है हमारे पास, दैट इज एसोसिएटिव लॉ, है ना। ये आपको पता है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में बोल रहा हूं, और इसका प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार समझा रहा हूं भाई, प्रूफ क्यों कर रहा हूं? क्योंकि प्रूफ ना आपका माइंड ओपन अप कर देते हैं। मैं प्रॉपर्टीज बोल के भाग सकता था, 10 मिनट में सारी 10 की 10 प्रॉपर्टी बता देता, बट वही बात है, अगर मैं प्रूफ नहीं देता तो पहली बात तो ये हो जाती है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली रटने वाली बात हो जाती है आपके लिए। और रटना तो कुछ होता ही नहीं है भाई, गेट एग्जाम में रटना बहुत बड़ा क्राइम है ना, रटना तो कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात, अगर आपको प्रूफ समझ में आता है ना, तो माइंड ओपन अप होगा। गेट एग्जाम में कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन आ गया तो पता नहीं भाई कौन सा प्रूफ या कहां से क्या अप्रोच लगा करके आप उसको सॉल्व कर दोगे। तो माइंड खोलने की कोशिश करो, जितनी ज्यादा नॉलेज लोगे उतना फायदा है भाई। मैथमेटिक्स को पढ़ने का सबसे बेसिक सा लॉ मैं आपको समझा चुका हूँ, प्रूफ। हर एक बात की आपको प्रूफ आना चाहिए, तब आपका माइंड लॉजिकल हो जाएगा और चीजों को आप ग्रेस्प भी कर पाएंगे, और कोई भी नया क्वेश्चन आएगा आप उसको अप्रोच भी कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार प्रूफ देते रहता हूँ। नहीं तो आप बोल सकते हो कि सर गेट एग्जाम में प्रूफ की क्या जरूरत है, प्रूफ तो बकवास है ना, हमें क्या करना है, हमारा तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, याद करो काम खत्म करो। बट नहीं, अप्रोचेस तो यहीं से समझ में आएंगे ना, क्वेश्चंस को अप्रोच करना तो आपको यहीं से समझ में आएगा। चलो ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं जी एसोसिएटिव लॉ। ये आई थिंक सबको पता है, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं एक बार बोल देता हूँ। ए ज्वाइन बी ज्वाइन डी, दैट विल बी इक्वल टू ए ज्वाइन बी ज्वाइन डी, एंड ए मीट बी मीट सी। डी क्यों लिख दिया मैंने, सी लिखना चाहिए था भाई। ऐसे को फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल थोड़ा सा कंसिस्टेंट लगता है और कुछ नहीं। हाँ जी, तो ये सी हो गया। अच्छा जी, ए मीट बी मीट सी, दैट विल बी इक्वल टू ए मीट बी मीट सी। ठीक है, ओके। तो देखते हैं भाई इसको हम लोग कैसे प्रूव करें। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा अगर आप माइंड लगाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये। देखो मैं आपको आराम से समझाता हूँ। तो पहले कौन सा करें? चलो पहले ऊपर वाला करते हैं। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, ये दो लॉज हैं भाई एसोसिएटिव, आपको पता होगा। चलो भाई पहले वाला ऊपर वाला प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो ए बी और सी तीन एलिमेंट्स है ना, तो मैं ले लेता हूँ, ये लो, ये ए ये बी ये सी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, ये देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है भाई? पहले कराओ आप बी ज्वाइन सी, ये ए ये बी ये सी। तो पहले आप कराओ जी बी ज्वाइन सी। लो जी, ये मैंने ले लिया बी ज्वाइन सी, सी है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर ऊपर है जी हमारे पास, फिर आप ज्वाइन करवाना बी ज्वाइन सी और ए का। ठीक है जी, तो ये हो गया जी ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी, लाइक दिस। और राइट हैंड साइड देखो, ये राइट हैंड साइड ये क्या कह रही है भाई? ये कह रही है हमारे पास ए बी और सी, ये तीन एलिमेंट्स हैं। तो आप क्या कर रहे हो? पहले ए ज्वाइन बी कर रहे हो, और उसके बाद फिर आप सी के साथ ज्वाइन करवा रहे हो। ठीक है जी, तो ये है जी ए ज्वाइन बी, और उसके बाद ये सी के साथ ज्वाइन हो रहा है, तो ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी, लाइक दिस। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि दोनों बराबर हैं। तो कैसे करें? मैं मान लेता हूं, लेट अस सपोज दिस इज आवर डी, दिस इज आवर ई, दिस इज एफ, एंड से दिस इज जी। ठीक है, ये एलिमेंट्स है हमारे पास। तो रफली मैंने नाम रख दिया ताकि थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाए, कुछ नहीं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे को प्रूव करना है E इज इक्वल टू डी। ठीक है, E और D बराबर है, हमारे को ये प्रूव करना है। अब मैं कैसे प्रूव करूं कि E और D बराबर है?
तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं अभी आपको सिखाता हूं, मैं पहले अपना प्लान बताता हूं, उसके बाद में प्रूफ भी करूंगा, है ना, क्योंकि आपको अगर एक बार पहले प्लान समझ में आएगा कि अप्रोच कैसे करना है, उसके बाद फिर प्रूफ बड़ा आसान है, फिर आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। ये सबसे बेस्ट वे आउट होता है प्रूव करने का। पहले एक छोटा सा प्लान तो रखो कि करना क्या है, उसके बाद फिर पता लगेगा। देखो भाई हम करेंगे क्या, ई और डी को इक्वल प्रूव करने का तरीका क्या होगा, मैं बोलूंगा कि डी इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ए बी सी, मैं ये प्रूव करूंगा किसी तरीके से, और साथ साथ ये भी प्रूव करूंगा कि E इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ए बी सी। ठीक है, मैं आपको बार बार समझाता हूं भाई, हम कोई भी सबसेट उठा सकते हैं ना, लैटिस में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो उन एलिमेंट्स का कोई भी सबसेट उठा करके हम लोग उसके लिए लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकाल सकते हैं, हमारे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जनरली हम लोग लैटिस में लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को एज ए बाइनरी ऑपरेशन मानते हैं, बट जनरली बात तो यही थी। आपको नहीं याद आ रहा तो प्लीज मेरे एक्सट्रीमल एलिमेंट ऑफ फोर सेट का वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले भी इनफैक्ट आपको बात बताई थी, अब फिर से मैंने रिपीट कर दिया कि कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही एलिमेंट का जीएलबी और दो ही एलिमेंट का एलयूबी निकलेगा, हम मल्टीपल एलिमेंट्स का भी निकाल सकते हैं। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, तो डायरेक्टली मैं ये प्रूव करूंगा कि डी इज एलयूबी ऑफ सेट एबीसी एंड ई इज एलयूबी ऑफ सेट एबीसी, और आपको पता है भाई एलयूबी इज ऑलवेज यूनिक, बस वहीं से हम समझ जाएंगे, है ना। और आपको पता है कि एंड सिंस एलयूबी फॉर एनी सबसेट, LUB for any subset of lattice is unique, hence D is equal to E। ये हमारा प्लान रहेगा। तो अब मेरी सारी की सारी कंसंट्रेशन यहां पे आएगी कि मैं D को कैसे प्रूव करूं कि इट इज LUB ऑफ ABC, और E को कैसे प्रूव करूं कि ये LUB है ABC का। अगर मैं प्रूव करेगा तो हमारी काम खत्म, फिर हमारे को कोई टेंशन नहीं है। अब देखो मैं प्रूव कैसे करता हूं। देखो D को आपको LUB प्रूव करना है, मतलब लीस्ट अपर बाउंड प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं, हम कोई और अपर बाउंड लेते हैं। देखो लीस्ट अपर बाउंड प्रूव करने का मतलब क्या होगा भाई, ABC का अगर ये लीस्ट अपर बाउंड है तो मैं क्या कहना चाहता हूं भाई, अपर बाउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, उन सभी एलिमेंट्स में से D लीस्ट है। देखो मैं ऐसे समझाता हूं आपको, ये देखो डायग्रामेटिकली समझो। डायग्रामेटिकली मैं ऐसे बोलूंगा A B और C ये तीन एलिमेंट है ना, तो इनके अपर बाउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, और क्या खास बात होगी भाई उन सभी एलिमेंट्स की, ये ए बी सी उन सभी के सभी एलिमेंट से रिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, हाँ, और उनमें से एक एलिमेंट हमारे पास बैठा होगा कौन सा, डी, और डी की क्या खास बात होगी, डी इन सब एलिमेंट से रिलेट कर रहा होगा। ठीक है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर ताकि आप चीजों को समझ सके अच्छे से। हाँ जी, तो ये ए बी और सी ये सभी के सभी एलिमेंट से रिलेट कर रहे होंगे ऊपर, और डी की क्या खास बात होगी भाई, डी इन सब एलिमेंट से रिलेट कर रहा होगा ना, क्योंकि डी इज द लीस्ट एलिमेंट इन द अपर बाउंड। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो बहुत सारे एलिमेंट्स है ना, ये देखो, ये ऊपर तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, है ना, और इन सभी एलिमेंट्स की क्या खास बात है भाई, ए बी और सी ये तीनों उन सब एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं। तो ये जो इतने सारे एलिमेंट्स है ना, इनमें से मैं कोई एलिमेंट पिक कर लेता हूं, से मैंने कोई ले लिया से एक्स। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि लेट एक्स इज अपर बाउंड ऑफ ए बी सी। ठीक है, एक्स अपर बाउंड है एबीसी का। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहली चीज तो मुझे प्रूव करनी पड़ेगी कि डी इज अपर बाउंड ऑफ एबीसी। ये प्रूव करने के बाद फिर मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि डी इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एबीसी। स्टेप बाय स्टेप समझ पा रहे हो, क्योंकि अभी तो मैंने यही नहीं आपको बताया कि डी अपर बाउंड है या नहीं। देखो लीस्ट अपर बाउंड प्रूव करना है तो पहला काम क्या होगा, उसको अपर बाउंड प्रूव करना पड़ेगा, और अपर बाउंड प्रूव करने के बाद फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जितने भी अपर बाउंड आपको मिलते हैं उन सभी से डी हमारा रिलेट करेगा, मतलब डी शुड बी रिलेटेड टू ईच एंड एवरी अपर बाउंड ऑफ एबीसी। तो बस फिर मैं क्या कह जाऊंगा कि डी हमारा लीस्ट अपर बाउंड है। आई थिंक प्लान समझ में आ रहा है सब लोगों को। तो मैंने पहले तो अज्यूम कर लिया कि एक्स इज अपर बाउंड ऑफ एबीसी। तो अब मेरे को क्या प्रूव करना है, पहली बात तो कि डी इज अपर बाउंड ऑफ एबीसी, और उसके बाद फिर मेरे को प्रूव करना होगा कि डी इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एबीसी। तो डी इज अपर बाउंड ऑफ एबीसी, भाई ये तो मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको देखते समझ में आ रहा है, डी एबीसी तीनों से ऊपर बैठा है तो ऑब्वियसली अपर बाउंड होगा। और प्रॉपर वे क्या है इसको प्रूव करने का, ये प्रॉपर नहीं है, ये तो ऐसे डायग्राम के हेल्प से मैंने रफली समझा दिया, बट प्रॉपर वे क्या होगा भाई, मैं प्रूव करूं कि ए इज रिलेटेड टू डी, बी इज रिलेटेड टू डी, सी इज रिलेटेड टू डी। ए बी सी तीनों डी से रिलेट कर रहे हो तब मैं कह पाऊंगा भाई डी हमारा अपर बाउंड है। और ये चीज आई थिंक इतनी ऑब्वियस है कि आपको देखते समझ में आ रही होगी, बट स्टिल जरा सा भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो मैं आपको सिखा देता हूं। मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको वैसे ऊपर सिखा रखी है, बट उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके मैं आपको सिखाता हूं। देखो भाई डी एग्जैक्टली है क्या भाई, डी है जी हमारा ए
ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी, ऐसा है ना। तो आपको ये चीज पता है, ये देखो ऊपर मैंने आपको, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, ऊपर जाऊंगा उससे बेटर है कि मैं लिख दूं। तो ए और बी अगर हम मान लेते हैं कोई एलिमेंट सी है, तो हम क्या कहते थे भाई, ए रिलेट करेगा सी से, बी रिलेट करेगा सी से, है ना। ये चीज आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब ये सी ना भी बोलो, जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी मैं उसी के हिसाब से लिखता हूँ। ये चीज आपको पता है कि नहीं पता, ए इज रिलेटेड टू ए और बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए और बी, है ना। मैंने अभी आपको ऊपर थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी समझा रखी है। तो बस अब मैं क्या कहूंगा भाई, ए शुड बी रिलेटेड टू ए और बी और सी, है ना। और बी और सी रादर, अब वही बात है, नाम रखा हुआ ना मैंने बी और सी का, तो मैं वो प्रॉपर लिखता हूँ, ठीक है। बी और सी का नाम देखो मैंने इसलिए मैंने नाम रखा था ताकि आप समझ सको, बी और सी का नाम मैंने एफ रखा हुआ है। हाँ जी, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, ए मस्ट बी रिलेटेड टू ए और एफ, कोई भी रख लो भाई, लीस्ट अपर बाउंड देखने हमने, तो ए शुड बी रिलेटेड टू ए और एफ एंड एफ शुड आल्सो बी रिलेटेड टू ए और एफ, ये चीज हमें पता है। तो अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं यहां से क्या कह गया, क्योंकि ए इज रिलेटेड टू ए और एफ, तो मैं बोल जाऊंगा ए इज रिलेटेड टू डी, क्योंकि डी क्या है भाई, डी है जी ए और एफ, ये क्या है जी एफ है ना, तो डी क्या है जी ए और एफ ही तो है, इसमें क्या टेंशन है आपको, और बेसिक क्या बोलूं। ठीक है, टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रहा है, बट स्टिल मैं बेसिक्स में घुस रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके, जो भी वीक से वीक स्टूडेंट है उसको भी समझ आ सके, इसलिए मैं चीजें बार बार बोलता रहता हूँ। ठीक है जी, तो ए इज रिलेटेड टू ए और एफ, तो ए इज रिलेटेड टू डी, ये चीज प्रूव होगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब साथ साथ आपको ये पता है एफ क्या है भाई, बी और सी है। हाँ जी, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं भाई, बी इज रिलेटेड टू बी ज्वाइन सी, सी इज रिलेटेड टू बी ज्वाइन सी, है कि नहीं। हाँ जी, तो बस अब देखो, अब देखो मैं क्या कहूंगा, और साथ साथ आपको पता है जी बी और सी, ये देखो एफ क्या था भाई, बी और सी था ना, ये नाम नूम से कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी प्लीज, मैंने ऊपर लिख भी दिया है बी और सी, एफ लिखा है ताकि थोड़ा सा चीजें हमें समझ में आ सके। हाँ जी, तो ए इज रिलेटेड टू ए और एफ, एफ इज रिलेटेड टू ए और एफ, एफ क्या है जी, बी और सी है। अच्छा, बी इज रिलेटेड टू बी और सी इज रिलेटेड टू बी और सी, ये चीज आपको पता है, लॉ था इसलिए मैंने ढंग से लिखा है, बी इज रिलेटेड टू एफ मैंने डायरेक्टली लिख दिया, तो आप लोग कंफ्यूज होते कि एफ क्या है भाई, फिर आप दिक्कत आती है, इसलिए मैंने लिख दिया बी इज रिलेटेड टू बी और सी, आपको पता है ना, क्योंकि जो भी लीस्ट अपर बाउंड होगा बी और सी का, जो भी लीस्ट अपर बाउंड होगा वो ऊपर होगा ना बी और सी दोनों से, तो बी भी रिलेट करेगा और सी भी रिलेट करेगा। ठीक है जी, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं कि बी इज रिलेटेड टू एफ, सी इज रिलेटेड टू एफ, और एफ इज रिलेटेड टू ए और एफ, और ए और एफ क्या है जी, डी है हमारा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं यहां से क्या कह गया कि B इज रिलेटेड टू D एंड C इज रिलेटेड टू D, और बस हम यहां से क्या प्रूव कर गए, ये वाला पॉइंट प्रूव कर गए कि D इज अपर बाउंड ऑफ ABC। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे डायग्राम हमारे पास था, ये दिखते ही आप देखते ही समझ में आ रहा था, बट वही बात है थोड़ा सा मैं मैथमेटिकली समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना आए। ए इज, ये देखो मैं एक बार फटाफट से बस एक बार और रिपीट करता हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ माय सेटिस्फेक्शन, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन हो रही है इसलिए मैं एक बार और बोल रहा हूं, और जो भी वीक स्टूडेंट होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। देखो भाई, हमने बी और सी का नाम एफ रखा हुआ था, तो मैंने बोल रखा है डी इज इक्वल टू ए और एफ, जो हमने एज्यूम किया हुआ था, और हम ऐसे भी खोल सकते थे डी इज इक्वल टू ए और बी और सी, है ना, मतलब ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी, और पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों चलता रहता है इसलिए मैं और बोलता रहता हूं लॉजिक स्टाइल से, वैसे आपको पता है ज्वाइन है। ठीक है जी, अब मैंने क्या बोल दिया कि क्योंकि ए इज रिलेटेड टू ए और एफ, ये तो ऑब्वियस ही बात है, प्रॉपर्टी है भाई, ए इज रिलेटेड टू ए और एफ, क्योंकि ए और एफ ऊपर होगा, ए इधर होगा एफ इधर होगा, तो ए और एफ ऊपर होगा इनसे, मतलब ए ज्वाइन एफ ऊपर होगा ए और एफ से, तो पक्की बात है ए भी रिलेट करेगा और एफ भी रिलेट करेगा, तो ये कोई नई बात नहीं थी, इसलिए मैंने लिख दिया कि ए इज रिलेटेड टू ए और एफ इज रिलेटेड टू ए और एफ, तो यही से ही मैंने पॉइंट क्या निकाल दिया भाई, ए इज रिलेटेड टू डी, कॉमन सेंस की बात है, ए और एफ क्या है भाई, डी है ना, तो इसलिए मैंने बोल दिया ए इज रिलेटेड टू डी। अच्छा जी, उसके बाद फिर एफ इज रिलेटेड टू ए और एफ, ये चीज हमें पता है, ऑब्वियस ही बात है भाई, अभी मैंने समझाया था। अच्छा जी, उसके साथ साथ हमें पता है कि बी इज रिलेटेड टू बी और सी इज रिलेटेड टू बी और सी, है ना, ये तो अभी मैंने जो प्रॉपर्टी आपको समझाई थी बिल्कुल वही है, ये बी इज रिलेटेड टू बी और सी इज रिलेटेड टू बी और सी, और जरा सा भी डाउट है तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि टेंशन हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल जाए। ठीक है जी, अच्छा, और बी और सी क्या है भाई, एफ है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, बी इज रिलेटेड टू एफ, सी इज रिलेटेड टू एफ, क्योंकि बी इज रिलेटेड टू एफ इज रिलेटेड टू ए और एफ, और ए और एफ क्या है भाई, डी है, तो सीधी सी बात है बी इज रिलेटेड टू डी, सी इज रिलेटेड टू डी। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम प्रूव करके कि डी इज अपर बाउंड ऑफ एबीसी। चलो अब बस, अब लगभग लगभग हमारा काम खत्म है, क्योंकि डी अपर बाउंड है एबीसी का, और अब मेरा काम सिर्फ क्या बचता है, D इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एबीसी, तो मतलब D और X को आपस में रिलेट करो। X क्या था भाई, कोई अपर बाउंड था, कोई भी मतलब अपर होने से कोई भी मैंने एलिमेंट पकड़ लिया, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट पकड़ लिया, X इज अपर बाउंड, या अच्छे से लिखे तो वही बात है भाई, आपको थोड़ा सा ढंग से लिखना चाहिए कि X बिलोंग्स टू अपर बाउंड। ठीक है, लेट
x बिलोंग्स टू अपर बाउंड बहुत बड़ा सेट होगा, उसमें से कोई एक एलिमेंट मैंने x पकड़ लिया, ठीक है, लेट x बिलोंग टू अपर बाउंड ऑफ ABC। और अब मेरे को ये d लीस्ट अपर बाउंड प्रूव करना है, तो मतलब d इज रिलेटेड टू x, मेरे को ये प्रूव करना है किसी तरीके से। अगर मैं किसी तरीके से d इज रिलेटेड टू x ये प्रूव कर गया तो मेरा काम खत्म, मैं बोल दूंगा कि d इज द लीस्ट अपर बाउंड। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब बताओ मेरे को जरा, मैं कैसे यू कैन से प्रूव करूं कि d इज रिलेटेड टू x। देखो सिंपल बात, बिल्कुल सिंपल, मैं अप्रोच ऐसे करूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा कि x क्योंकि अपर बाउंड है किसका, a b c तीनों का, और b और c जो f था ये अपर बाउंड है bc का, तो पक्की बात है भाई b और c विल बी रिलेटेड टू x। ये बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही, मैं एक बार लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि b और c शुड बी रिलेटेड टू x। इस बात का सिंपल प्रूफ है, बहुत बेसिक सी बात है। यहां पे भी देखो b और c एग्जैक्टली है क्या, अभी b और c का लीस्ट अपर बाउंड है, और जो x है वो क्या है जी, x है जी अपर बाउंड ऑफ ABC। क्योंकि x अपर बाउंड है ABC का, तो रफली मैं इतना भी कह सकता हूं कि x अपर बाउंड है b और c का भी। इसमें क्या टेंशन है आपको, तीन का अपर बाउंड है तो इन दोनों का तो है ही है, a b और c, तीन का अपर बाउंड है x, तो b और c का कहने में कोई टेंशन थोड़ी है। मैं लिखता हूं, ये सारे पॉइंट्स लिखता हूं, आपको कंफ्यूज करेंगे इसलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। मैं इसका रीजन आपको दे रहा हूं, ठीक है, बिकॉज करके मैं लिखता हूं x इज अपर बाउंड ऑफ, या x बिलोंग टू अपर बाउंड ऑफ ABC, ठीक है, प्रॉपर लिखते हैं हम लोग, x बिलोंग टू अपर बाउंड ऑफ XYZ, सॉरी ABC सेट ना, ठीक है। एक बार मैं इसको हटा देता हूं, हाँ जी, x इज अपर बाउंड ऑफ द सेट ABC। अब क्योंकि x अपर बाउंड है ABC सेट का, तो यही से ही मैं ये कहूं तो कोई टेंशन थोड़ी है, x बिलोंग टू अपर बाउंड ऑफ B, C। ये देखो इसमें क्या टेंशन है भाई, B, C का भी तो कह सकते हैं x अपर बाउंड है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, क्योंकि है क्लियर हो रहा है सब लोगों को। मैं ये देखो वही बात है, अभी बी हट गया शायद, हाँ तो ये क्लियर हो रही है सबको। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, x अपर बाउंड है ABC का, मतलब ABC से ऊपर बैठा है x, तो पक्की बात है x इज अपर बाउंड ऑफ BC ऑल्सो। उसमें क्या टेंशन है भाई, मेरे से क्यों ज्यादा बुलवा रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। अब x बिलोंग टू अपर बाउंड ऑफ BC, और B और C क्या है भाई, B और C इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ BC सेट। लीस्ट का मतलब क्या होगा भाई, जितने भी अपर बाउंड में होंगे उन सबसे रिलेट करेगा, है ना, अपर बाउंड जितने भी BC के अपर बाउंड में होंगे उन सब से B और C रिलेट करेगा। तो डायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं भाई, B और C X से रिलेट करेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये सिंपल सा प्रूफ है। तो B और C इज रिलेटेड टू X। क्लियर हो गया सब लोगों को। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, ABC तीनों का अगर कोई एलिमेंट X अपर बाउंड में तो तीन एलिमेंट का कोई अपर बाउंड के सेट में X है, ये देखो डायग्रामेटिकली भी समझो। ये देखो मैंने बोला था ना, ABC के अपर बाउंड में है ये बहुत सारे एलिमेंट्स, तो ये सारे के सारे एलिमेंट BC के अपर बाउंड में भी तो है। इसमें क्या टेंशन, क्योंकि डेफिनेशन लगाओ, B और C भी तो इन सब से रिलेट कर रहे हैं। देखो तीनों ABC रिलेट कर रहे हैं तो BC भी तो रिलेट कर ही रहे हैं, तो सीधी सी बात है भाई BC के अपर बाउंड में सारे एलिमेंट्स होंगे, नो डाउट। ABC के अपर बाउंड में थोड़े से एलिमेंट कम होंगे, BC के अपर बाउंड में थोड़े से शायद ज्यादा एलिमेंट्स हो जाए, शायद मैं बोल रहा हूँ शायद ज्यादा हो जाए, और बट जो भी एक्स्ट्रा आएंगे ना, मतलब ये सारे के सारे तो आएंगे ही आएंगे B और C के अपर बाउंड में, इनसे कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। तो पक्की बात है अभी X यहाँ पे बैठा है, तो B और C के अपर बाउंड में भी X जरूर जाएगा। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, इससे ज्यादा खोल के मैं नहीं समझा सकता, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। बिल्कुल अच्छे से मैंने प्रॉपरली ओपन अप करके समझाई ये चीजें आपको, ठीक है जी। तो और बुक्स में आपको मिलेंगी भी नहीं, ये चीजें बहुत बेसिक हैं, प्लीज इन पे अच्छे से पकड़ बना लो। गेट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ गया आप लोग फंस जाओगे, मैं बार बार समझा रहा हूँ, इसलिए ढंग से समझ लो ये सब चीजों को, ठीक है। हाँ जी, तो B और C इज रिलेटेड टू X, प्लीज मत बोलना एक्स्ट्रा करा रहा हूं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, आनी चाहिए आपको, ठीक है जी। तो B और C इज रिलेटेड टू X। अच्छा जी, अब देखो अब मैं क्या कहूंगा, B और C X से रिलेट कर रहा है, और A भी तो X से रिलेट करेगा, इसमें क्या टेंशन है। ये देखो मैं साथ साथ ये भी बोलता हूं, B और C X से रिलेट कर रहा है और A भी तो X से रिलेट करेगा, वाई, ऑब्वियस ही बात है भाई, इसमें मैं क्या रीजन दूं, X बिलोंग्स टू अपर बाउंड ऑफ ABC सेट के अपर बाउंड में है X, तो पक्की बात है डेफिनेशन ये कहती है कि A रिलेट करेगा X से। तो बस अब मैं यहां से क्या कहूंगा कि X बिलोंग्स टू अपर बाउंड ऑफ A एंड F, क्योंकि B और C क्या था भाई, F था। एक बार ऊपर चेक कर लो भाई, B और C क्या लिया हुआ था मैंने नाम,
बीओसी का नाम एफ रखा हुआ था, ठीक है जी। तो एक्स इज अपर बाउंड ऑफ ए एंड एफ, ठीक है। एक्स इज अपर बाउंड, एक्स बिलोंग टू अपर बाउंड ऑफ ए एंड एफ। ये समझ में आ चुके सब लोगों को। ये एफ मैंने नाम रख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। एफ अगर अच्छे लग रहे तो बीओसी ब्रैकेट में डाल के आप रख सकते हो, बट वो पता शायद आपको कंफ्यूज ना करे इसलिए मैंने लिख दिया। अच्छा जी, अब एक बात ये सोचो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया था भाई, ए इज इक्वल टू ए ज्वाइन एफ, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट, डी, डी इज इक्वल टू ए ज्वाइन एफ। तो इसका मतलब क्या हो भाई, डी इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एंड एफ। अब क्योंकि डी लीस्ट अपर बाउंड है ए और एफ का, और एक्स हमारा अपर बाउंड है ए एंड एफ का, तो पक्की बात है भाई डी शुड बी रिलेटेड टू एक्स। अब एक्स तो कोई भी आर्बिट्रेरी अपर बाउंड होता था, तो मतलब डी शुड बी रिलेटेड टू ईच एंड एवरी अपर बाउंड, है ना। तो बस यहीं से हम लोग कंक्लूजन क्या दे देंगे भाई, डी इज लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, ऑफ सेट एक्स, सॉरी ए बी सी, ठीक है। D is least upper bound of set ABC। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है जी, बस हैंस प्रूव्ड। अच्छा जी, अब D वाली बात आ गई ना, अब बस अब हमारे को ये चीज प्रूव करनी है ना, क्या E इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ABC। अगर ये भी प्रूव कर गया तो मैं क्या कह दूंगा भाई, D और E दोनों लीस्ट अपर बाउंड है सेट ABC के, तो पक्की बात है D और E बराबर होंगे। अब E को कैसे प्रूव करना है, आप देखो मैं फटाफट से स्पीड से करूंगा, प्लीज अब मेरा साथ देना आप लोग, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम करूंगा। देखो मैं सिंपली क्या बोलूंगा, पहली चीज तो यही कि E इज अपर बाउंड ऑफ सेट ABC। पहला पॉइंट तो ये, प्लीज मैं आप बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा, जो चीज मैंने यहां पे बोली थी ना, यही चीज जैसे मैंने अभी प्रूव किया था कि डी इज अपर बाउंड ऑफ एबीसी, आप बिल्कुल ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं ई इज अपर बाउंड ऑफ एबीसी। बोलूंगा तो टाइम बर्बाद होगा, भी ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो चुका है, वेस्ट क्या स्पेंड हम ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं टाइम, है ना, लगभग काफी देर हो चुकी है। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो 1.5-2 घंटे का बन जाए, मैं इसको लगभग 1 घंटे से तो ऊपर जाने जाना है, तो मैं चाह रहा हूँ इसको 1.25 घंटे तक कंप्लीट कर दूं, 1 घंटा 15 मिनट, इससे ऊपर मैं नहीं जाना चाहता। तो प्लीज फटाफट से स्पीड से काम करो भाई, जो मेरी प्लानिंग है उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ जी, तो ई इज अपर बाउंड ऑफ एबीसी, और वो बता फटाफट से प्रूव करने जाते हैं। तो देखो भाई जी क्या है भाई, अपर बाउंड ऑफ ए बी, और जी और सी का अपर बाउंड क्या है जी, ई है, तो सीधी सी बात है भाई ई इज अपर बाउंड ऑफ एबीसी। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने, और ऐसे डायग्राम में भी देखते नजर आ रहा होगा, ए बी से रिलेट कर रहा है, बी भी रिलेट कर रहा है, और सी भी रिलेट कर रहा है ई से, तो पक्की बात है ई इज अपर बाउंड ऑफ एबीसी। जैसा प्रूफ मैंने यहाँ दिया था ना, प्लीज जैसा प्रूफ मैंने यहाँ दिया था, थोड़ा उसको मॉडिफाई करके यहाँ पे प्रूफ देख सकते हैं कि ई इज अपर बाउंड ऑफ एबीसी, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं प्रूव कैसे करूंगा कि ए इज रिलेटेड टू ई, B is related to E, C is related to E, A is related, देखो C is related to E, ये तो यहीं से नजर आ रहा है आप लोगों को देखते ही, है ना। क्या बोलूं भाई, जितना ज्यादा बोलूंगा उतना टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, प्लीज आप अपने आप से प्रूव कर सकते हैं इस चीज को, मैं ज्यादा नहीं घुस रहा हूँ सब चीजों में, ठीक है। ओके जी, अच्छा अब E इज अपर बाउंड हो चुका है ना, अब मेरे को क्या प्रूव करना है कि E इज लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा स्टेप नंबर 1। अब आएगा जी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या होगा जी, स्टेप नंबर 2 होगा E इज LUB ऑफ सेट ए बी सी, ठीक है। बोलो भाई कैसे प्रूव करूं, E इज LUB ऑफ ABC, तो वही बात है, मैं कोई और लूंगा, से मैंने ले लिया Y, ठीक है। तो Y इज, या Y बिलोंग टू, ठीक है, मैं बोलूंगा Y बिलोंग टू अपर बाउंड ऑफ सेट ABC, ठीक है। Y अपर बाउंड को बिलोंग कर रहा है ABC के। अब मेरे को किसी तरीके से क्या प्रूव करना होगा कि ये E शुड बी रिलेटेड टू Y, ठीक है। अगर इस Y से कोई आर्बिट्रेरी है ना, ये Y इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ इन द अपर बाउंड ऑफ ABC, तो Y कोई एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो और E रिलेट कर रहा है Y से, तो पक्की बात है E सभी अपर बाउंड में जितने एलिमेंट्स होंगे उन सभी से रिलेट करेगा। अगर E सभी अपर बाउंड में जितने एलिमेंट्स होंगे सबसे रिलेट करेगा, तो पक्की बात है E हमारा क्या हो जाएगा भाई, लीस्ट अपर बाउंड। तो इस चीज को हम कैसे प्रूव करें, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, ये देखो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि A और B इज G ना, तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा, ये देखो मैं ऐसे बोलूंगा कि जो Y है, Y इज अपर बाउंड ऑफ ABC, और G क्या है जी, लीस्ट अपर बाउंड है A और B का, तो मैं क्या बोलूंगा कि G शुड बी रिलेटेड टू, देखो मैं नीचे लिखता हूं, G शुड बी रिलेटेड टू Y। Why G शुड बी रिलेटेड टू Y,
कारण वही जो मैंने अभी आपको नीचे थोड़ी देर पहले समझाया था, है ना, बिल्कुल वैसे ही आप प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे होगा, क्योंकि जी क्या है भाई, जी है जी हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एंड बी, ठीक है, वही बात है, मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं, बिकॉज जी इज एलयूबी ऑफ ए बी सेट, ठीक है, और y है हमारा अपर बाउंड ऑफ ए बी सी, तो y हमारा ए बी का भी तो अपर बाउंड है, साथ साथ मैं लिख देता हूं, ठीक है, हम यहां नीचे साथ साथ लिख देंगे, एंड y इज अपर बाउंड ऑफ, y इज अपर बाउंड या y बिलोंग्स टू, ठीक है, y बिलोंग्स टू अपर बाउंड ऑफ व्हाट, ए बी सी, एंड हेंस ए बी ऑल्सो, ठीक है, तो y इज अपर बाउंड ऑफ ए बी एंड g इज LUB ऑफ ए बी, लीस्ट अपर बाउंड, तो लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होगा, अपर बाउंड जितने एलिमेंट्स हैं उन सबसे रिलेट करेगा, तो सीधी सी बात है, हम क्या कहेंगे कि हेंस g शुड बी रिलेटेड टू y, ठीक है, बस मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है, रादर इस चीज को भी हटा दो, कोई जरूरत नहीं है इसे आपको लिखने की, आपको यहीं से क्लियर हो चुका है कि g इज LUB ऑफ AB एंड y इज अपर बाउंड ऑफ ABC एंड हेंस AB आल्सो, तो y अपर बाउंड है AB का और g LUB है AB का, तो लीस्ट अपर बाउंड है और ये अपर बाउंड है, y अपर बाउंड में है और g हमारा लीस्ट अपर बाउंड है, तो g पक्की बात है y से रिलेट करेगा, जितने भी y होंगे ऐसे उन सबसे रिलेट करेगा, ठीक है जी, तो g इज रिलेटेड टू y। अच्छा जी, अब मैं क्या कहूंगा कि ये जो है हमारे पास ये e जो है, e क्या है भाई, e है हमारे पास g और c, है ना, ये देखो आराम से, e क्या है भाई, ये देखो हमने लिखा भी हुआ है, e क्या है भाई, g और c, ये g है ना, a और b हमने g मान लिया, g और c मतलब लीस्ट अपर बाउंड ऑफ e, दैट इज e इज, ठीक है, मैं लिख देता हूं अच्छे से, दैट इज e इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ जीसी सेट, ठीक है, सेट जीसी का ई हमारा लीस्ट अपर बाउंड है, और y क्या है जी, y इज अपर बाउंड ऑफ जीसी सेट, y इज अपर बाउंड ऑफ जीसी सेट, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, अभी मैंने आपके सामने प्रूव करा है g इज रिलेटेड टू y, और साथ साथ आपको पता है कि c इज रिलेटेड टू y, ठीक है, क्यों, क्योंकि y इज अपर बाउंड ऑफ एबीसी सेट ना, तो पक्की बात है, डेफिनेशन ये कह रही है c इज रिलेटेड टू y और g इज रिलेटेड टू y, मैं अभी आपके सामने प्रूव करके आया हूं, तो इन दोनों बातों से हम क्या कह सकते हैं कि y इज यूबी ऑफ जीसी सेट, ठीक है, बस, तब मैं क्या कहूंगा, e इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ जीसी सेट, y इज यूबी ऑफ जीसी सेट, तो पक्की बात है भाई, जो जीसी का सेट है, y जीसी के सेट में, मतलब जीसी के सेट के लिए बहुत सारे अपर बाउंड एलिमेंट्स होंगे और y उनमें से एक एलिमेंट है, और जो e है वो लीस्ट अपर बाउंड है, तो मतलब e शुड बी रिलेटेड टू y, ठीक है, तो हम डायरेक्टली प्रूव करके हेंस e शुड बी रिलेटेड टू y। अच्छा, और तो यहां से हमारे को क्या समझ में आ गया, यहां समझ में आ गया कि e इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ए बी सी, ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके सामने प्रूव करके आया था कि डी इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एबीसी, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग क्या कह देंगे, साथ साथ में लिख देता हूं, बट डी इज ऑल्सो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एबीसी, हेंस डी शुड बी इक्वल टू ई। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, अब इसको अच्छे से देख लेना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, नहीं जरा सा भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है जी, तो ये चीज तो हमने प्रूव कर दी, ये है ना, ये फर्स्ट प्रूव हो गया, सेकंड भी आप बिल्कुल इसी तरीके से प्रूव कर सकते हो, बट थोड़ा बहुत चेंज हमें इसमें करना पड़ेगा, है ना, तो वही बात, अभी टाइम ज्यादा हो गया है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर अप कराऊंगा, मुझे था कि आज एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट करा दूं, बट टाइम इतना नहीं बच रहा है, 1 घंटा 10 मिनट के अराउंड अब ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं और ज्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो फिर आप लोगों को डर लग जाता है देखते भी, ओहो 1.5 घंटे का वीडियो है, पता नहीं कैसे कंप्लीट होगा एंड सो ऑन, तो 1 घंटे से ऊपर मेरे को करना ही नहीं होता, बट स्टिल ये 1 घंटा 10 मिनट का जा चुका है, तो ठीक है, मैं इसको इतना ही रखता हूँ, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराएंगे, बस एक लॉ और रहता है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये जो सेकंड वाले आइडेंटिटी है, एसोसिएटिव लॉ में जो सेकंड वाला पार्ट है, मेरे को इसको प्रूव करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं एक्चुअली बता देता हूँ, लैटिस में तो ट्रू नहीं होता, इसका एक वेरिएशन होता है जो कि लैटिस के लिए ट्रू आ जाता है,
ठीक है, तो वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। रादर एक प्रॉपर एक टाइप ऑफ लैटिस जो नेक्स्ट वीडियो में वहां पे बताना है आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस एक स्पेशल टाइप ऑफ लैटिस होता है जहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑलवेज होल्ड करता है। ठीक है, तो सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, अभी ज्यादा बोलूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन आएगा और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो सेकंड वीडियो में जो इसका जो पार्ट 2 बनेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस पार्ट 2, उसमें मैं ये जो सेकंड हमारे लॉ रह गया एसोसिएटिव लॉ, इसको प्रूव करना है, और हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली बात है वो मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा ये जो प्रॉपर्टीज का टॉपिक है वो कंप्लीट, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ लैटिस शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।